हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और होपफुली आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पीसीएस के प्री को ध्यान में रखकर लास्ट लेक्चर में हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री को थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी। उसके सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से सोर्सेज से हमको उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो और हमने ये भी जानने की कोशिश करी थी कि अगर हमको कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन इतिहास के क्रम की जानकारी है तो उत्तराखंड के हिस्ट्री को भी आसानी से समझा जा सकता है। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या देखा था और फिर उससे फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कौन कौन से सोर्सेस थे, यानी कि स्रोत कौन कौन से थे जिससे हमको उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो सिक्के हैं, साहित्य है, शिलालेख है ना, ये सारे सोर्सेस हमको उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। लोक परंपराएं हमने देखी थी। फिर हम प्रवेश कर गए थे उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल में, जो कि उतना ही प्राचीन है जितना कि भारत का इतिहास है। ये सारी चर्चा की गई थी। ठीक है, तो हमने पैलोलिथिक एज यानी कि जो पुरापाषाण काल है उसके 3 युगों के बारे में देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी कुछ चीज़ें देखी और हमने पाया कि उत्तराखंड के इतिहास की जो प्राचीनता है, जो ऐतिहासिकता है, वो लगभग उतनी ही पुरानी है जितने कि समूचे भारत के इतिहास की है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड का भी भारत के इतिहास में एक प्रमुख स्थान है। टॉपमार्क्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, मृदभांडों के बारे में डिस्कस किया था जो उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं, है ना। तो इस प्रकार हम तेजी से आगे बढ़ गए थे और कई सारी गुफाओं के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। फड़कानौली है, फलसीमा है, ग्वारख्या गुफा है, किमनी शैलाश्रय है, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी थी। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को वो सारी बातें समझ में आई होंगी इस लेक्चर को सुनने के बाद। तो ऐसा करते हैं, अब सीधे आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि आज हम इस लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं आज हम प्रमुख लेखों से। और सबसे जो प्राचीन लेख है जो उत्तराखंड की हमको जानकारी दे रहा है, वो उत्तराखंड का ना होकर स्वयं मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ पर? कालसी में। अब देखिए, जो भी फैक्ट इसमें लिखे गए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, तो देखिए, कालसी का नाम हम सबने सुना है, जहां से हमको एक अशोक का अभिलेख मिला है जो प्राकृत भाषा का है और ब्राह्मी लिपि का है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। कालसी अभिलेख से हमें यहाँ के निवासियों के बारे में जो शब्द मिलता है वो तो है पुलिंद, और इस क्षेत्र के लिए क्या कहा गया शब्द? अपरांत शब्द यूज लाया गया है इसमें। तो देखिए, इन 3 लाइन से ही हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट ले लिए और तीनों आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अशोक का अभिलेख कालसी में, ये एक मेजर शिलालेख है यानी कि वृहद शिलालेख। देहरादून के जौनसार भाबर स्थित लाखा मंडल में राजकुमारी ईश्वरा का भी शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख के अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था। देवप्रयाग, जिसके लिए ये देखिए, ये जो शब्द है ना वामन गुहा, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि देवप्रयाग के लिए कौन सा शब्द और भी हमको याद रखना होगा, वो है वामन गुहा। तथा कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार के हम सोर्सेस ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। नैनीताल तथा बाड़वाला, बाड़वाला नाम किसके लिए उपयोग किया गया है? देहरादून के लिए, याद रखेंगे। यहाँ पर ईंटों पर उत्कीर्ण भी लेख मिले हैं। देवलगढ़ तथा कोलसारी से प्राप्त मूर्ति पीठिका लेख है। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट, याद रखेंगे ये नेम, गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिपीट हुआ है और फिर से होने की संभावना रहती है। प्रथम और द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से मिली हैं। एक एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते रहिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज। ठीक है, अब बात करते हैं आगे मोर ध्वज स्तूप से। मोर ध्वज स्तूप से 3वीं सदी का मुद्रा लेख मिला है। देखिए, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं स्क्रीन के सामने कम से कम आऊं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। कभी कभी बीच में मैं आऊंगा। कार्तिकेय राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ आदि स्थलों से मिले हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे भी। ठीक है ना, ये देखिए, ताम्रपत्री लेख मिले हैं पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं मौर्यकाल की। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं मौर्यकाल के बारे में पढ़ूं कि उसका संबंध उत्तराखंड से हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, एक चीज समझ लीजिए। देखिए,
एक तरफ तो मैं लिखता हूं इंडिया की हिस्ट्री में मौर्यन पीरियड यानी कि मौर्य काल, और एक तरफ मैं लिख देता हूं उत्तराखंड। तो मौर्य काल का जो टाइम पीरियड है वो आपको पता है 324 से लेकर 185 ईसा पूर्व। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय उत्तराखंड में क्या हो रहा था। जब मौर्यों की समाप्ति हो जाती है, उनका पतन हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है वहाँ पर कई सारे आक्रमण शुरू होते हैं। उस दौरान भी हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या उसका प्रभाव उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है या नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को जरा ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, मौर्य पीरियड का संक्षिप्त वर्णन तो आपको पता ही है। इसका टाइम पीरियड ये रहा। तो अशोक का कालसी शिलालेख इस क्षेत्र में मौर्य प्रभाव के संकेत को देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्तराखंड के शासक रहे होंगे वो मौर्यों के अधीन यानी कि सबऑर्डिनेट रहे होंगे। यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के उत्तरी भागों में पड़ता है, सही बात है। देहरादून जिला और तराई क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे और कुड़िंदों ने पहाड़ी क्षेत्रों पर शासन करना जारी रखा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुड़िंद लोग रहे होंगे वो मौर्यों के क्या रहे होंगे, सबऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ शासक रहे होंगे। और इसी काल में हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म पहली बार उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पहुंचा। ये फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे प्लीज। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं मौर्यास के बाद उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आक्रमणकारी आते हैं और बड़े क्षेत्र में शासन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ याद दिला दूं आपको। सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यमन, उसके बाद शक आते हैं, है ना, पहलव आते हैं जिसको पार्थियन भी कहा गया है, और फिर आते हैं क्या, कुषाण भी आते हैं। ये सीक्वेंस आपको इंडियन हिस्ट्री में याद रखना होगा। इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है पीसीएस जैसे एग्जामों में। अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में उत्तर कुषाण काल में यानी कि कुषाणों के बाद निम्नलिखित राजवंशों की जानकारी उनके सिक्कों से पुष्टि होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि कुषाणों के बाद के जो उत्तराखंड के जो राजवंश थे उनके कौन कौन से नाम आपको याद रखने होंगे। देखिए, 3 नाम याद रखने आपको, यौधेय राजवंश, पर्वत कुरिंदा, वर्षा गंगा गोत्रीय राजवंश। पता लगाना है कि ये कहाँ पर स्थित थे। ठीक है, ये देखिए, यौधेय राजवंश की अगर हम बात करें, ये 3री से 4वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान शासन करने वाला एक गणतांत्रिक कबीला था। याद रखेंगे ना यौधेय राजवंश के बारे में। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। इसको भी याद रखना जरूरी है कि कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल थे। देखिए, क्षेत्र इसमें कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश वाला है, शिमला वाला इलाका, देहरादून का जौनसार भाबर, काला डांडा गढ़वाल और सहारनपुर के क्षेत्र इस राजवंश के अंतर्गत आते थे। तो आपको कम से कम इतना याद रखना होगा कि यौधेय राजवंश के अंतर्गत ये सारे क्षेत्र शामिल थे। अगर हम पर्वत कुनिंदा की बात करें, पर्वत पर शासन करने वाले पूर्व कुनिंदाओं के अवशेष तराई और भाबर के बाद के क्षेत्र क्रमशः कुषाणों और यौधेयों के हाथों में चले गए थे। गोत्री राजवंश की भी जानकारी मिलती है। युगशाल को राजधानी बनाकर कलसिस्टेट पर शासन करते हुए यमुना नदी के किनारे इनका शासन फैला हुआ था। तो ये तो बात करी हमने किसकी, कुषाणों के बाद की उत्तराखंड की स्थिति। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे आप। ठीक है, तेजी से हमको आगे बढ़ना है क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। अब हम बात करते हैं गुप्ता पीरियड की। तो सबसे पहले तो गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे समझने में कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर मैं गुप्ता पीरियड की बात करता हूँ तो ये भी एक महान सम्राट या कह सकते महान साम्राज्य था। गुप्ता पीरियड जो चलता है आपका लगभग 300 से लेकर 550 ईस्वी तक। तो समस्त भारत में तो गुप्त साम्राज्य का शासन चल रहा है। उस दौरान हमको पता लगाना है कि उत्तराखंड में क्या चल रहा था। तो गुप्ता पीरियड के शुरुआती जो शासक हैं वो तो उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन समुद्रगुप्त नाम के राजा आपको पता ही है, जिनकी अधिकतर जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। तो क्या उस प्रयाग प्रशस्ति में हमें उत्तराखंड के बारे में कोई जानकारी मिल रही है या नहीं, आइए पता लगाते हैं। तो इलाहाबाद से यानी कि प्रयागराज से समुद्रगुप्त का एक शिलालेख मिला है। शिलालेख नहीं है वो, प्रयाग प्रशस्ति है। और शिलालेख और लाखा मंडल में टूटा हुआ शिलालेख जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे लिए। तो प्रयाग शिलालेख नेपाल के पश्चिम में कार्तिकेयपुर शासन के बारे में बात करता है और ये भी बताता है कि उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। रोहिलखंड आप जानते हैं बरेली वाला इलाका है, कुमाऊं और गढ़वाल के रूप में पहचाना गया है वो क्षेत्र। और ये जानकारी कहाँ से मिल रही है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज ध्यान देंगे।
लाखा मंडल शिलालेख के अनुसार इसके आसपास का क्षेत्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था और कुषाण वंश के पतन के उपरांत, अब देखिए जो आपको नाम याद रखने चाहिए, गोविशाण, कालसी और लाखा मंडल, चक्राता वाला इलाका, वे कुछ रियासतें सामने आईं। जब कुड़िंद कुछ क्षेत्रों में सत्ता में थे तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड के ऊपरी क्षेत्रों में कार्तिकेयपुर नामक एक नया राज्य उभरा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कार्तिकपुर साम्राज्य की स्थापना कुड़िंदों ने ही की थी। देखिए अलग अलग डायनेस्टी के नाम आते हैं लेकिन परिवार एक ही माना जा रहा है, किसका? कुड़िंदों का। ठीक, तो ये सारी जानकारी अपने पास रखिए। अब बात करते हैं गुप्तोत्तर काल की, यानी कि 550 ईस्वी के बाद उत्तराखंड में देखते हैं क्या क्या चीजें हो रही हैं। 3 महत्वपूर्ण राजवंशों का उल्लेख हमको मिल रहा है गुप्ता पीरियड के बाद का। ठीक है, ये 3 राजवंश हैं, यादव वंश, नाग राजवंश और मौखरी राजवंश। ठीक, जरूर मौखरी राजवंश उत्तराखंड में तो उतना नहीं फैला हुआ था, इसका विस्तार जो है वो कहां पर हुआ था? वो तो विस्तार हुआ था यूपी में। लेकिन हम देखते हैं कि क्या मौखरी राजवंश का प्रभाव उत्तराखंड में देखने को मिलता है या नहीं। तो सबसे पहले पता लगाते हैं यादव वंश का। ईश्वर का लाखा मंडल शिलालेख एक प्रमुख जानकारी का स्रोत है और इस वंश के लगभग 11 शासकों का उल्लेख हमको इस अभिलेख से मिल रहा है, अर्थात शिलालेख से मिल रहा है, जिन्होंने गुप्त काल से लेकर हर्षवर्धन के काल तक शासन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। सिंहपुर की पहचान यादवों की राजधानी के रूप में की गई है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि यादवों की राजधानी क्या थी। ओके, इन्होंने यमुना नदी से सटे भागों में शासन किया। सेन वर्मा इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेन वर्मा को हम किस वंश से एसोसिएट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नाग राजवंश की। नाग राजवंश, देखिए इनकी जानकारी मिल रही है 6वीं और 7वीं शताब्दी में। ठीक है, इन्होंने कुछ हिस्सों पर शासन किया था राज्य के। गढ़वाल के गोपेश्वर में त्रिशूल, ये देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको, जो सामने लिखा हुआ है। त्रिशूल शिलालेख जो है वो हमें किस राजवंश की जानकारी देता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों, तो आपको प्लीज याद रख लेना कि नाग राजवंश की जानकारी हमें कहां से मिल रही है? त्रिशूल अभिलेख से मिल रही है। किससे मिल रही है? त्रिशूल अभिलेख से मिल रही है। अब हम देखेंगे कुछ राजाओं के नाम। स्कंद नाग, विभु नाग, अंशुभ नाग और गणपति नाग इस वंश के प्रमुख शासक रहे होंगे, जिसमें गणपति नाग सबसे इंपॉर्टेंट था। तो ये आप प्लीज याद रखिएगा कि नाग राजवंश की जानकारी हमें कहां से मिल रही है? त्रिशूल शिलालेख से मिल रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं मौखरी राजवंश की। तो मौखरी राजवंश के बारे में आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश का शासन मतलब साम्राज्य था ये, जिसके सबसे इंपॉर्टेंट राजा हैं ग्रहवर्मा। अब मौखरी राजवंश, वर्धन राजवंश आपस में समकालीन हैं। कैसे हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह मौखरी राजवंश के शासक ग्रहवर्मा से हुआ था और कैसे ग्रहवर्मा की हत्या शशांक और देवगुप्त ने कर दी थी, जो मालवा के शासक थे, और किस प्रकार से हर्षवर्धन ने मौखरी राजवंश को वर्धन राजवंश में शामिल कर लिया था। ये सारी बातें इंडियन हिस्ट्री की हैं। पता लगाते हैं। 600 ईस्वी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागाओं का अंत कर दिया और इस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौखरी राजवंश का प्रभाव कुछ समय के लिए उत्तराखंड में हमको देखने को मिलता है। कैसे? राजवंश को समाप्त करने के उपरांत। ये फैक्ट भी काफी इसलिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान देंगे बात का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। अब बात करते हैं हर्षकाल यानी कि हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन उत्तर भारत के हम कह सकते हैं कि अंतिम महान हिंदू सम्राट थे कई इतिहासकारों के अनुसार। तो कम से कम मैं इसका टाइम पीरियड तो लिखी दूं। 606 से लेकर 647 तक इनका शासन था एडी, और लंबे समय तक यानी कि कम से कम 41 साल तक तो उत्तर भारत में जो शांति व्यवस्था थी पॉलिटिकली रूप से, ये हर्षवर्धन के समय में हमको देखने को मिलती है। तो मौखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्षेत्र थानेश्वर के हर्षवर्धन के आधिपत्य में आ गया था। ठीक है, ग्रहवर्मा के बहनोई थे हर्ष की। अच्छा, अब हमको पता चलती है कि हर्षवर्धन का विवाह एक उत्तराखंड की राजकुमारी के साथ भी हुआ था। और आप जानते ही अच्छी तरीके से कि ह्वेनसांग, प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों के राजकुमार, भारत की यात्रा पे थे हर्षवर्धन के समय में, और इन्होंने उत्तराखंड की भी यात्रा की थी। और उत्तराखंड के कई स्थानों का नाम इनके यात्रा वृत्तांत CU की में मिलता है। तो
हम कह सकते हैं कि ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता है तत्कालीन उत्तराखंड के इतिहास को समझने का। तो ह्वेनसांग मानते हैं कि सुवर्ण गोत्र नामक एक राज्य का उल्लेख मिलता है जिस पर महिलाओं का शासन था, इसलिए इस क्षेत्र को स्त्री राज्य भी कहा गया है। ये सारी बातें पता चल रही हमको कहाँ से, ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत CU की से। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस से आप जुड़ सकते हैं। ये रहे व्हाट्सएप नंबर, आप कॉल करके और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि 14 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पास कैसे कैसे मटेरियल मौजूद हैं और वाकई में एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं सारे के सारे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चीनी यात्री ने कुछ साम्राज्यों के बारे में उल्लेख किया है और जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तब से लेकर 750 ईस्वी तक हम देखते हैं कि उत्तराखंड में कुछ छोटे छोटे साम्राज्यों की स्थापना हुई और ये सारी जानकारी हमको कहाँ से मिल रही है, ह्वेनसांग के लेख से मिल रही है। तो 3 साम्राज्यों के या राज्यों के नाम आप याद रखेंगे। शत्रुघ्न साम्राज्य, ठीक है, ये बात कब की है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद की। शत्रुघ्न साम्राज्य नाम याद रखेंगे। अब इसकी सीमा भी बताई गई है। इसकी पूर्वी सीमा क्या बताई गई है, गंगा नदी, यानी कि ये गंगा नदी के पश्चिम में रहा होगा। उत्तरी सीमा हिमालय और यमुना द्वारा इसके केंद्र से होकर बहती थी, ऐसा बताया है शत्रुघ्न साम्राज्य के बारे में ह्वेनसांग ने। पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य, इसकी जानकारी भी हमें ह्वेनसांग ही दे रहे हैं। पश्चिम में गंगा से लेकर पूरब में करनैली नदी तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। यह 3 समकालीन राज्यों में सबसे बड़ा साम्राज्य था, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बन जाता है। उत्तरी सीमा का निर्माण सुवर्ण गोत्र देश से हुआ और विष्णुवर्मन राजवंश का संस्थापक माना जाता है। किसका, ब्रह्मपुर राज्य का। तो इसलिए यह फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मपुर किंगडम। अगेन दिस फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे राज्य का नाम बता रहे हैं ह्वेनसांग हमको, गोविसाण का, जिसकी पहचान किससे करी गई है, काशीपुर से। काशीपुर यानी कि तराई वाला इलाका। तो ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में यह तराई क्षेत्र में पश्चिम से रामगंगा नदी से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक फैला हुआ था। तो ये रहे 3 राज्य जिसकी जानकारी हमें हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ह्वेनसांग के लेख से मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हमको इससे पहले कि उत्तराखंड की हमें राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी हो या उसके बारे में हम पढ़ें, हमको एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है और वो ये कि यहाँ की कुछ मूल जनजातियाँ थीं, ठीक है, जो प्राचीन काल से यहाँ पे रह रही थी। इनके संबंध में भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो एक एक करके इन जनजातियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो पहली जनजाति का नाम आता है हमारे सामने और वो है कोल जनजाति, KOL, COAL नहीं, KOL, कोल जनजाति, जो कि सर्वाधिक पुरानी जनजाति मानी जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्राचीनता के आधार पर उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी थी, कोल जनजाति थी। ठीक है, देखने में कुरूप और भद्दे होते थे। वाण तथा कालिदास की, बाणभट्ट की बात हो रही है, कृतियों में उनकी शारीरिक विशेषताओं का भी वर्णन मिलता है। अच्छा, साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन मुंड या शबर नाम से भी मिलता है। तो प्लीज याद रखेंगे, मुंड और शबर की पहचान किससे करी गई है, कोल से ही की गई है। आमतौर पर ये नाटे कद के होते थे, कृष्ण वर्ण के होते थे, यानी कि काले होते थे, चपटी नाक होती थी, मोटे होंठ होते थे और घुंघराले बाल होते थे। उत्तराखंड में वर्तमान में भी कोल जनजाति के वंशजों का अस्तित्व माना जाता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्या कोल जनजाति अभी भी उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र में दिखाई पड़ती है या नहीं। ठीक है, अनेक इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार उत्तराखंड में निवास कर रही निम्न जातियां ही कोलों का वंशज मानी जाती हैं। मूल निवासी ये लोग यहीं के हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था की अगर हम देखें तो सबसे निम्न जाति की कैटेगरी में इनको रखा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इनका व्यवसाय कैसा था। एक कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय था, पशु पक्षी को पालना जानते थे लोग। हाथी, घोड़े, कुत्ते इत्यादि पशुओं में के अतिरिक्त मुर्गे, मुर्गियों, मोर, मधुमक्खी आदि भी मतलब कह सकते हैं कि इनकी जानकारी थी। और कृषि भी ये लोग किया करते थे। कृषि उपकरण का इस्तेमाल कैसे होता था, लोहा तो था नहीं, पत्थर, लकड़ी, बांस इत्यादि से ये लोग कृषि उपकरणों को बनाते थे और उससे खेती किया करते थे। नृत्य, संगीत, मदिरापान करना कोलों के जीवन का प्रमुख अंग था। कुमार कुमारी ग्रह उनके सामाजिक जीवन की एक प्रमुख प्रथा थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है भाइयों कि कुमार कुमारी ग्रह का संबंध किस जनजाति से है, तो किससे है, कोलों से है।
वे अनेक देवी देवताओं के साथ साथ वृक्षों की भी पूजा करते थे। अब इन सब चीज़ों को पढ़ के हमें प्राचीन भारत के इतिहास की भी याद आ रही है। ये सारी एक्टिविटीज़ ठीक वैसी ही हैं जैसे कि आर्यों की हुआ करती थी, या उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो लोग थे वो भी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जो कि सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। यानी कि जो प्राचीन काल, यानी कि जो नोमैडिक्स थे, जो खाना बदोश किस्म के लोग हुआ करते थे, उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी आपस में क्या रही होंगी, सिमिलर रही होंगी। तो वही चीज़ें हमको आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कोलों के बारे में। आप लोग धैर्यपूर्वक सुनिए बातों को, बोर बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि एग्जाम पास करना है हमें। इतिहासकारों के मतानुसार विष्णु के दशावतार में मत्स्य, कुर्मु, वाराह और नरसिंह की कल्पना कोलों की ही देन है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई इतिहासकारों ने कि कोलों की ही देन है। किस चीज़ की? जो कल्पना करी गई है कि जो दशावतार हैं विष्णु भगवान के, उसमें मत्स्य, कुर्मु, वाराह और नरसिंह, है ना, जो अवधारणा है ये कोलों की देन है। तो इस तरीके से ये फैक्ट इनसे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये तो रही बात कोलों की। एक दूसरी जनजाति का नाम हमको मिलता है, इसका नाम है किरात। ठीक, ये भी आर्य जाति के ही लोग थे। वैदिक काल में ही आर्य लोग अपनी जन्मभूमि अर्थात उत्तराखंड से बाहर जाकर चारों दिशाओं में फैलने लगे होंगे। जो लोग उत्तराखंड से बाहर नहीं गए, किरात जनजाति की बात हो रही है, और जो लोग यहीं पर रह गए वही लोग क्या कहलाए? किरात कहलाए। मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं कि किरात उत्तराखंड में ही रह गए थे और इन्हीं को क्या कहा गया? किरात कहा गया। ये भी क्या थे? पशुचारक थे और आखेटक थे। आखेटक जानते ही आप लोग, हंटर थे। ठीक है, भेड़ पालते थे, काले कंबल की गाती से शरीर को ढकते थे। किरात जनजाति का वर्णन पुराण साहित्य तथा अभिलेखों में तथा विदेशी लेखों के विवरणों में भी मिलता है। ठीक है, अब देखिए इन लोगों के लिए कुछ और शब्द इस्तेमाल करे गए हैं जो आपको याद रखने होंगे। कीर, किन्नर, किरपुरुष। याद रखेंगे ना कि इन तीन शब्दों का प्रयोग किस जाति के लिए किया गया है? किरात जाति के लिए किया गया है। स्कंद पुराण में केदारखंड में किरातों का भिल्ल शब्द से संबोधित किया गया है। तो याद रखेंगे कि भिल्ल शब्द का प्रयोग किस जाति के लिए किया गया था? किरात जनजाति से पूर्व उत्तराखंड में कोल जनजाति का बाहुल्य था, जैसा कि अभी हमने देखा। किरातों ने कोलों को उनके निवास स्थान से खदेड़ दिया और उनके क्षेत्र में आधिपत्य कर लिया, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किरातों ने कोलों के साथ ऐसा व्यवहार तो किया ही, साथ ही साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी स्थापित किए, अर्थात वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए हैं। तो कह सकते हैं कि एक और इंपॉर्टेंट फीचर हमको देखने को मिलता है कि कैसे किरातों ने उनको पराजित भी किया, साथ ही साथ उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए होंगे। ठीक, अच्छा, अगर हम वर्तमान की बात करें, क्या वर्तमान में किरात जनजाति कहीं देखने को मिलती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल मिलती है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर किरात जनजाति आज भी देखने को मिलती है। देखिए, भावरथल, तेजम, मुनस्यारी, ये पिथौरागढ़ वाला इलाका है, कपकोट, बागेश्वर, टनकपुर, अस्कोट से काली नदी के किनारे तक का जो इलाका है, उस भू क्षेत्र में जो कर्णप्रयाग से लेकर द्वाराहाट तक की घाटी में आपको ये सारे किरात जनजाति के लोग देखने को मिल सकते हैं। मंगोल जनजाति से इनका संबंध बताया गया है। किरात मूल रूप से क्या थे? भ्रमणकारी थे, यानी कि घुमंतु किस्म के थे। ऋतुओं के अनुसार अपना व पशुओं का आवास बदलते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप जानते ही हैं, है ना, प्रवास करना एक आदत रही है किसकी? इस प्रकार के प्राचीन जातियों की। इनके द्वारा पाले जाने वाले पशु में प्रमुख कौन हुआ करते थे? भेड़ और बकरियां हुआ करते थे। पशुपालन तथा शिकार के अतिरिक्त किरात जनजाति गेहूं, जौ, खाद्यान्न का उत्पादन भी करते थे, यानी कि इनको कृषि की जानकारी थी। संयुक्त परिवार की प्रथा थी, जैसा कि प्राचीन काल में हम देखते आ रहे हैं। किरातों का जीवन धर्म प्रधान था और वो बहुदेववाद यानी कि पॉलीथीज्म में बिलीव करते थे। शिव इनके आराध्य देवता थे और ये भूत प्रेत जैसी चीजों पर भी विश्वास करते थे। तो ये तो बातें रही किसके बारे में? किरातों के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी जनजाति जिसका नाम है खश। तो हिमालय प्रदेश के निवासी ही खस जाति से संबंधित माने जाते हैं, जबकि प्राचीन काल में गंगा के दौरान तथा दक्षिण के पठार, गंगा के क्षेत्र की बात हो रही है, तथा दक्षिण के पठार में दूर दूर तक इस जाति का प्रसार हुआ था। गढ़वा और कुमाऊं से प्राप्त कुछ प्राचीन लेखों के आधार पर कनिंघम महोदय का अनुमान है कि मौर्य वंशों का अंतिम नरेश राजपाल, जो कि ये बात गलत है, मौर्य वंश का अंतिम नरेश तो वो थे बृहद्रथ,
दूसरी शताब्दी में उत्तराखंड के राजा शक्रादित्य द्वारा मारा गया था। इससे अनुमान लगाया जाता है कि विक्रम की दूसरी व तीसरी शताब्दी से पूर्व किसी भी समय हिमालय प्रदेश व उत्तराखंड में शक जाति आबसी रही होगी। खशों से पूर्व उत्तराखंड में किरात थे और किरातों से पूर्व पहले कौन थे? कोल थे। परंतु खशों ने किरातों के आधिपत्य को समाप्त कर इस भूमि पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जैसा कि होता है। और कई सारे ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये लोग यहाँ पर आकर बसे होंगे। वो ग्रंथ कौन कौन से हैं? महाभारत, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, बृहद संहिता। ठीक है, ये सारी बातें हमको यहाँ से मिल रही हैं। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त विदेशी यात्री भी इसका विवरण दे रहे हैं खशों के बारे में। टॉलमी, प्लिनी, अल्बरूनी, ये सारी बातें जो इन्होंने अपनी ग्रंथों में लिखी हैं इस जनजाति का भी उल्लेख करते हैं। और महाभारत में इसका उल्लेख कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है सभा पर्व में। कहाँ पर हुआ है? सभा पर्व में। महाभारत का जो एक वो है खंड, उसमें हुआ है। महाभारत से ज्ञात होता है कि खश महाभारत युद्ध में कौरवों से लड़े थे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होंगी खशों के संबंध में। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आप लोग हो सके तो पढ़िएगा इस चीज़ को। और 1885 में ब्रिटिश युग में खशों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है, उनकी सामाजिक प्रथाएं इस प्रकार से हैं जो आपको है ना याद रखनी होंगी। घर जमाई, जेठों, छटेला और टेकुआ। तो ये सारे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो खस जनजाति से रिलेटेड या उससे रिलेट करके देखे जा सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब बात करते हैं चौथी जनजाति की, भोटांतिक जनजाति या शौका, या शॉर्ट में कह सकते हैं भोटिया। कॉमन नाम इनका क्या है? भोटिया है। तो दुर्गम पर्वतीय कंदराओं में निवास करने वाली ये एक आदिम प्रजाति है जिनका नाम है भोटिया। इनको शौका भी कहा जाता है। भोटांतिक या शौकाओं की शारीरिक बनावट के आधार पर इन्हें किरात जनजाति से संबंधित माना जा सकता है। शौका मंगोल जनजाति के समान होते थे। आप किसी भी भोटिया पुरुष को देखेंगे तो पहचान लेंगे कि ये भोटिया जनजाति से। उसकी आंखें छोटी होती हैं, कद थोड़ा नाटा होता है, लेकिन काफ़ी हेल्दी होते हैं आमतौर पर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये उत्तराखंड में किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। लगभग पूरे उत्तराखंड में पाई जाती है। यहाँ मैं हल्द्वानी में जिसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ भी एक बहुत बड़ा इलाका है, इसको कहते हैं भोटिया पड़ाव। तो भोटिया पड़ाव नाम ही भोटियाओं के पड़ाव के कारण ही पड़ा होगा। और यहाँ पर कई भोटियाज लोग आकर बस गए और काफ़ी मतलब ट्रेड एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं अभी भी। भोटांतिक जनजातियों ने अपनी कर्म भूमि भारत तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रों को बनाया था। और हम जानते हैं कि ये एक व्यापारिक जनजाति थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बाकी जनजातियों से भोटियाओं को अलग करती है। बाकी जनजातियों से भोटिया को अलग करने की वजह एक ये थी कि ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व थे बहुत पहले से। ठीक है, तिब्बत तथा भोटिया का अर्थ तिब्बती है। भोटांतिक स्वयं को भोटिया कहलाने के बजाय शौका, तोलछा, मारछा कहलाना उचित समझते हैं। अब देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी अब कि भोटियाओं की जो जनजाति है उनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो इनकी 6 कैटेगरी हैं। क्या नाम है कैटेगरीज का? शौका, जौहारी, दारमिया, तौलछा, मारछा, जाड़। लेकिन सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी नहीं है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ये आया है कि ये जो अलग अलग कैटेगरी है भोटियाओं की, इनका निवास स्थान उत्तराखंड में किन किन क्षेत्रों में है। तो ये पता लगा लेना भी बहुत ज़रूरी है कि भोटियाज लोग जिन अलग अलग नाम से जाने जाते हैं उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, शौका, जो शौका भोटियाज है उनका निवास देखिए कहाँ है? दारमिया, पिथौरागढ़ जिले में दारमा परगने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र दारमा, व्यास, चौदास तथा धौली गंगा तथा काली नदी की जो घाटियां हैं वहां पर निवास करने वाले जो भोटियाज हैं वे क्या कहलाते हैं? शौका कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा इस बात का। गोरी नदी की घाटी के निवासी जो मुख्य रूप से जोहार मुनस्यारी परगना के क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं जोहारी कहलाते थे। 2 तो ये हो गए। चमोली जिले में विष्णु गंगा नदी की घाटियों की आदिम जनजाति है मारछा, जबकि धौली घाटी में निवास करने वाली आदिम जनजाति क्या कहलाई? तौलछा कहलाई। और उत्तर काशी की भागीरथी की घाटी में निवास करने वाली भोटिया जनजाति क्या कहलाई? जाड़ कहलाई। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, है ना। भोटांतिक शौका एक शांति प्रिय जनजाति है। युद्धों के बजाय इन्होंने पशुपालन और व्यापार को अपना व्यवसाय बनाया, जो कि एक बहुत ही
ऑन द पॉजिटिव साइड हम कह सकते हैं भोटिया जनजाति के बारे में, तथा पर्वतीय कंदराओं को अपना निवास बनाया। भोटांतिक अर्थात शौका एक भ्रमणकारी जनजाति थी और ये व्यापार में काफ़ी इन्वॉल्व रहते थे। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भोटिया तिब्बत से व्यापार कब तक करते रहे और कब इसमें रोक लग गई। 1962 चीन और भारत का युद्ध आपको याद होगा, तब तक व्यापार इनका बहुत ही सुचारू रूप से चलता था। ठीक है, समाप्त हो गया था। अब हम बात करते हैं कि इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था और भेड़ बकरियां, झब्बू नाम की एक क्या है, झब्बू एक गाय होती है, तिब्बती कुत्ते तथा घोड़े आदि पशु पालते थे ये लोग। और भेड़ बकरियों से प्राप्त जो ऊन है उससे कह सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है इनके जीवन का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भोटिया को उन जनजातियों से थोड़ा सा क्या कर देती हैं, अलग कर देती हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकली इस तरीके से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। ठीक है, ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये रही एक टेबल जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राजवंश दिए हुए हैं, कुलिंद, गुप्त, दास, यादव, योधे और नाग, मौखरी, और ये रहा उनका समयकाल। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कम से कम इसका तो ले ही लीजिए स्क्रीनशॉट। बाकी ये जो 3 फैक्ट हैं ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देख सकते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर, उत्तराखंड की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, और हमको पता चलता है कि उत्तराखंड पर पहली राजनीतिक शक्ति जिसने शासन किया था वो कोई और नहीं, कुलिंद थे। क्या थे? कुलिंद। कुलिंद जाति उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका शासनकाल 3री-4वीं ईस्वी तक चलता रहा। देहरादून के पास यमुना और टोंस नदी के संगम पर कालसी नामक स्थान से प्राप्त अशोककालीन अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे। ठीक है, तो कुलिंद में आप याद रखेंगे। तो कुलिंद मौर्यों के अधीन रहे होंगे, जाहिर सी बात है। उनके क्या रहे होंगे, सबऑर्डिनेट रहे होंगे। और जो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं टॉलमी, कुलिंदों के लिए कुलेंद्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 2री सदी ईसा पूर्व से लेकर शासन करते थे और व्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्र में फैले हुए थे। ऐसा मानना है किसका? टॉलमी का मानना है। ठीक है, तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, सबसे शक्तिशाली रूलर कौन है कुलिंदों का? अमोघ भूति। ये बात मेरे ख्याल से कई लोगों को पता भी होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन परीक्षा वाणी जैसी किताबों में भी है, काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। इसकी रजत और ताम्र मुद्राएं पश्चिम से व्यास तक फैली हुई थी। किसकी? अमोघ भूति की। दक्षिण में सुनेत तथा बेहद नामक स्थान तक प्राप्त हुई हैं इसके द्वारा जारी की गई मुद्राएं। इन मुद्राओं के अग्रभाग यानी कि दो पार्ट होते हैं, ऑब्वर्स एंड रिवर्स, किसके? सिक्के के। पद देवी तथा मृग का अंकन किया गया है। और क्या लिखा हुआ है? राज्ञ कुलिंदस अमोघ भूतिस महरजस। इस नाम का अंकन इसके सिक्कों में हमको देखने को मिलता है। अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों ने मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अब हम उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और हमको पता चल रहा है कि कैसे मौर्यास के पतन के बाद जिन विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया उनका भी कह सकते हैं कि जो साम्राज्य है वो उत्तर पश्चिम तक ही सीमित नहीं था, उत्तराखंड में भी वो आक्रमण कर रहे थे। अब बात करते हैं, देखिए कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मंदिरों या मूर्तियों की जो उपस्थिति है, इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर शकों का आधिपत्य रहा होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी नामालूम कितनी बार रिपीट हुआ है कि सूर्य का कटारमल मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा से प्राप्त कुलिंद मुद्राओं पर ये देखिए, अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। देखिए, आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि राजाओं के नाम अंकित हैं। इनको हम कहते हैं अल्मोड़ा कॉइन्स। क्या कहा जाता है? अल्मोड़ा कॉइन्स या अल्मोड़ा सिक्के। ये देखिए, हुई ना बात। अल्मोड़ा सिक्के में किन राजाओं के नाम मिलते हैं? इसको रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से। आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त, ये सारे राजाओं के नाम हैं जो अल्मोड़ा सिक्कों में अंकित हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस राजा का नाम इसमें नहीं मिलता है, या सीक्वेंस दे देगा आपको नाम कि कौन सा सीक्वेंस सही नहीं है। अच्छा जी,
शकों के बाद हम देखते हैं, आप जानते ही हैं कि इंडियन हिस्ट्री में इंडो ग्रीस के बाद शक, शक के बाद पहलव और पहलवों के बाद कुषाण आए थे। तो पहलवों का तो ऐसा कोई प्रभाव हमको उत्तराखंड या भारत के इतिहास में उतना अधिक देखने को नहीं मिलता। हाँ, कुषाणों का प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। तो आइए पता लगाते हैं कि कुषाणों ने उत्तराखंड में क्या क्या और कहाँ कहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार किया है। ठीक, और कुषाणों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है एंशिएंट हिस्ट्री में। ओके, पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी कि मौर्योत्तर काल में ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। तो देखिए, कुषाणों ने अधिकार कर लिया था कहाँ पर, तराई वाले क्षेत्र में। उत्तराखंड का तराई वाला क्षेत्र देखिए कहाँ होगा, मैं आपके सामने नक्शा बनाता हूँ एक। उत्तराखंड का तराई वाला क्षेत्र कहाँ होगा? अगर ये उत्तराखंड का मैप है तो तराई वाला क्षेत्र ये होगा, मैदानी क्षेत्र मान लीजिए। इस मैदानी क्षेत्र में ही, यानी कि जो तराई वाला इलाका है, यहाँ पर किसने आधिपत्य कर लिया था अपना? कुषाणों ने कर लिया था। ठीक है, तो हम यही की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं वीरभद्र। अब देखिए, वीरभद्र की पहचान किससे करी गई है? ऋषिकेश से। मोरध्वज की किससे करी गई है? कोटद्वार से। गोविशाण, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, किससे करी गई है? काशीपुर से। इन सभी स्थानों से पर्याप्त मात्रा में कुषाण काल के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कोई राजवंश हमेशा के लिए नहीं रहता, उनका पतन भी होता है। तो कुषाणों के पतन के समय कुछ नए राजवंश उत्तराखंड में हमको देखने को मिले। जैसे राजवंशों के नाम सुनिए, गोविशाण, तालसी, लाखा मंडल स्थापित हुए, और साथ ही कुड़िंद भी कुछ क्षेत्रों पर शासन करते रहे। कुड़िंद छोटे मोटे रूप में कहीं ना कहीं इनका शासन चल ही रहा था। साथ साथ हम देखते हैं कि कुषाणों के बाद उत्तराखंड में गोविशाण, जिसकी पहचान काशीपुर से की गई है, राजवंश का भी नाम इसी नाम से मिलता है, कालसी और लाखा मंडल में कुछ नए राजवंशों की स्थापना हुई। ठीक है, अब कुड़िंदों के समकालीन जो यौधेय शासक हैं, उनकी मुद्राएं जौनसार भाबर क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, कालोडांडा से मिलती हैं। कालोडांडा एक क्षेत्र है कहाँ पर? पौड़ी में। ठीक है, कुषाणों को कुचलने में यौधेयों ने बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, जो थोड़ी देर पहले अब हमने यौधों के बारे में पढ़ा था। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है कई बार, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। बाड़वाला यज्ञ वेदिका का संबंध किस शासक से है? शीलवर्मन नामक राजा से है। बाड़वाला यज्ञ वेदिका का संबंध किस चीज से है? किस राजा से? सॉरी, शीलवर्मन नामक राजा से है। शीलवर्मन को कुछ विद्वान कुड़िंद तो कुछ यौधेय मानते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आगे चलकर कुड़िंद लोगों ने ही कीर्तिपुर राज्य की स्थापना करी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग शामिल था। इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देख रहे हैं ना आप कि कैसे कुड़िंद लोग अलग नाम से अपना शासन आगे बढ़ाते हैं, और किस नाम, अब क्या नाम रखते हैं लोग? कीर्तिपुर राज्य नाम रखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से हमें कीर्तिपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तर सीमा पर स्थित एक अधीनस्थ राज्य बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। और 5वीं सदी में के उत्तरार्ध में नागों ने कीर्तिपुर के कुड़िंद राजवंश की सत्ता को समाप्त कर दिया और उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। किसको हराकर? कीर्तिपुर ने किसको हराया? इनको हराया। ठीक है, और 6वीं शताब्दी में उसके उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर दी। ये सारी बातें अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस भी की थी। ठीक है, मौखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद, ये सब बात हम डिस्कस कर ही चुके हैं। बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन है। ये सारी बातें देखिए उत्तराखंड की पेंसांग की CUK से भी मिलती है। देखिए, ब्रह्मपुर के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? ठीक है, पोलीहिमोपुलो अर्थात ब्रह्मपुर राज्य, इंपॉर्टेंट, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और हर्ष के अधीन था। उसने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार बनाए, इसका भी उल्लेख मिलता है। हरिद्वार के बारे में ह्वेनसांग लिखता है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर बसा हुआ है, जो 20 ली एक प्रकार की यूनिट है, चाइना के जो यूज करी जाती है, उसकी लंबाई बताई है हरिद्वार की। 6वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था, और इस वंश के प्रमुख शासक में विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन तथा विष्णुवर्मन द्वितीय का नाम आता है। इंपॉर्टेंट नाम है।
ये सब आपको याद रखने होंगे, ठीक है। मैं जानता हूं कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको कनेक्ट नहीं कर पा रही होंगी, फैक्ट थोड़े मिस हो रहे हैं इसमें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुड़िंद गणतंत्र के बारे में। कुड़िंद वंश के साक्ष्य, उनके कांस, देखिए हर कोई शासक कुछ ना कुछ जारी करता ही है, इन्होंने भी कई सारे सिक्के जारी किए थे, तो उन सिक्कों में से हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो कुड़िंदों के कांस्य और चांदी के सिक्के जारी किए गए थे कुड़िंदों के द्वारा, ठीक है। और इन सब का उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है। सुबाहु सबसे महान कुड़िंद राजा था, ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ थी? सुबाहुपुर थी, जिसको हम आज किससे पहचान कर रहे हैं? इसकी श्रीनगर से, उत्तराखंड वाला श्रीनगर, जहां पांडवों ने एक रात प्रवास भी किया था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास कुड़िंदों की कई शाखाएं इस क्षेत्र में रहती थी, और कुड़िंद सिक्के 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच के बारे में जानकारी देते हैं, और इस समय के इतिहास की जानकारी देने के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स भी है। अब आपको याद रखने वाली चीज क्या है? 3 सिक्के याद रखने हैं आपको, अमोघ भूति प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के और छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। अमोघ भूति सबसे महत्वपूर्ण राजा था, तांबे और चांदी के सिक्के की जानकारी मिलती है, और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। इंपॉर्टेंट, किसमें लिखे गए हैं? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के देखिए सिर्फ अल्मोड़ा जिले की कत्यूर घाटी से मिले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कत्यूर घाटी का संबंध किस जिले से है या किस क्षेत्र से? अल्मोड़ा से है। छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के, ये सिक्के देवता छत्रेश्वर या छत्रेश्वर के नाम पर जारी किए गए थे, ठीक है। तो ये सारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्लीज आपको ध्यान देनी होंगी। हाँ, कुड़िंद राज्य को तमस, कुलकुट, तंगन, भारद्वाज, रंककुम और अमेय नामक 6 भागों में विभाजित किया गया था। कुड़िंदों ने शुंग और कुषाण काल के दौरान भी शासन किया। कुषाणों ने तराई और शिवालिक क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसकी पुष्टि वीरभद्र, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, काशीपुर क्षेत्र के नाम से हुई है। यहाँ सभी जगहों पर कुषाणों के सिक्के भी मिले हैं। अब जैसे जैसे हम उत्तराखंड की हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं, तस्वीर थोड़ी थोड़ी और साफ होती है। अब हमारा प्रवेश हो जाता है कहाँ? कार्तिकेयपुर राजवंश में, जो लगभग 350 साल तक शासन करता है, ठीक है। इसके आगे जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उत्तराखंड की, तो थोड़ी थोड़ी चीजें हम कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तक के इतिहास को जो हमने पढ़ा था उसमें थोड़ी सी जटिलता हमको ज्यादा नजर आती है, तो प्लीज निराश मत होइए। आपके पास जो बुक है उससे पढ़िए और इस लेक्चर को भी सुनिए, तो मैं यकीन कैसे कह सकता हूँ कि वो बुक में जो लिखा हुआ है वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश की, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 675 ईसा पूर्व के आसपास हिमालय के सबसे बड़े राज्य ब्रह्मपुर का पतन हो चुका था जी, ठीक है। ब्रह्मपुर राज्य जो है वो समाप्त हो चुका है। कुछ इतिहासकारों के भी मत को जान लेते हैं। डॉक्टर यशवंत कटोच का मानना है कि सतलज नदी से लेकर पश्चिमी नेपाल तक समस्त मध्य हिमालय अनेक कबीलाई राज्यों में विभक्त था। यानी कि हम ये यकीन से कह सकते हैं कि इस समय उत्तराखंड का कोई एक शासक नहीं था। और ये सिर्फ उत्तराखंड के बारे में ही क्यों, ऐसे कई अवसर आए हैं जब पूरे भारत में भी ऐसे कई सारे राजाओं का उल्लेख हमको मिलता है। और इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? बहुराजकता। क्या कहा जाता है? बहुराजकता। तो फिलहाल कटोच हमको ये बताते हैं कि हिमालयी राज्य कई सारे कबीलाई राज्यों में विभक्त था। इन्हीं में से प्राचीन कुड़िंदों की एक शाखा उत्तर पश्चिम गढ़वाल में अपनी शक्ति को बढ़ाने में काफी व्यस्त थी तथा अनेक लघु राज्यों को अधीन कर रही थी। जैसा कि होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। इस प्रकार प्रायः 700 ईस्वी से लेकर प्रायः 3 सदियों तक कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित की और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी प्रारंभ से हो रही वास्तुकला की अनमोल धरोहर छोड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश एक लंबा चौड़ा राजवंश रहा होगा, जिसने एक तरीके से राजनीतिक सूत्र में उत्तराखंड को बांधा होगा। मध्य हिमालय का यह प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। इस राजवंश के अब तक 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट बात है। और इस राजवंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने उत्तराखंड तथा उसके पड़ोसी प्रदेशों पर प्रायः 300 वर्षों तक शासन किया, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है। बसंत देव प्रथम परिवार का संस्थापक था। याद रखने जैसी बात है कि बसंत देव कौन था। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो बसंत देव कौन है? प्रथम परिवार का संस्थापक। कार्तिकेयपुर राजवंश की बात हो रही है। बसंत देव कौन है? संस्थापक थे। किसका? प्रथम परिवार का। निम्बर
द्वितीय परिवार का। ठीक है, संभवतः इस वंश के शासक ईष्टगण देव ने कार्तिकेयपुर राज्य की सीमाओं को वर्तमान कुमाऊं गढ़वाल तक विस्तृत कर लिया था और उसका एकीकरण किया। तो यशवंत कटोच हमको फिर से बताते हैं, उनके प्रतापी पुत्र ललितेश्वर देव एक महान निर्माता थे और सर्वाधिक ताम्र शासन ताम्रपत्र होगा ये, ताम्रपत्र शासन उन्हीं के मिले हैं। और तृतीय परिवार का अंतिम शासक कौन था? सुभिक्ष राजदेव था। तो ये 3 नाम याद रख लीजिएगा, बसंत देव है ना, निम्बर और सुभिक्ष राजदेव। शुरुआत में जो इनकी राजधानी है वो चमोली अर्थात जोशीमठ के आसपास रही। ठीक है, इसके बाद इनकी राजधानी कहाँ खसक आ जाती है? अल्मोड़ा के कत्यूरी घाटी, जिसको हम बागेश्वर तथा बैजनाथ के नाम से जानते हैं, और इस कारण से ये कत्यूरी वंश के नाम से भी जाने गए। तो ध्यान देना कि कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूरी राजवंश भी कहा जा सकता है। तो शुरुआत में इनकी राजधानी कहाँ थी? चमोली और जोशीमठ थी। बाद में किसका के इन्होंने कहाँ पहुंचा दी? बैजनाथ अर्थात बागेश्वर, और उसी को क्या कहा गया है? कत्यूरियों की घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार कार्तिकेयपुर राज्य की सीमा उत्तर में तिब्बत, कैलाश, पश्चिम में सतलज, पूर्व में गंडक तथा दक्षिण में कठेर, जिसको रोहिलखंड से पहचाना जा सकता है, तक विस्तृत थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका साम्राज्य काफी बड़ा था। बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश के प्रथम परिवार के प्रथम राजा बसंत देव थे, जो कि अभी हमने पढ़ा। अच्छा, बात यहां तक सीमित नहीं है। बसंत देव ने एक बड़ी भारी भरकम उपाधि भी ली थी, जैसा कि जो कि हमें गुप्त शासकों की याद दिला रहा है। देखो, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की जय हो। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि अगर कोई शासक ले रहा है, इसका मतलब साफ है कि वो कई सारे महाराजाओं के ऊपर एक महाराज है। महाराजाधिराज का मतलब क्या होता है? कि कई सारे महाराज और उसके ऊपर एक महाराज बैठा है। तो इस तरीके से ये घोषणा रही होगी कि ये एक बहुत बड़ा शासक रहा होगा, बहुत ही शक्तिशाली रहा होगा। उसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया, और बागेश्वर लेख में राजा बसंत देव के बाद के शासक के नाम का हमको स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती, तथा खरपर देव का नाम उल्लेख मिलता है। खरपर देव के नाम का हमको उल्लेख मिलता है। अच्छा, कश्मीर के इतिहास का भी अपना महत्व है और उसकी अधिकतर जानकारी हमको राजतरंगिणी से मिलती है। राजतरंगिणी पुस्तक में भी क्या उत्तराखंड के शासकों या उसके क्षेत्रों का उल्लेख है? तो बिल्कुल है। तो कश्मीर के एक राजा हुआ करते थे ललितादित्य मुक्तापीठ, नाम याद रखेंगे, इंडियन हिस्ट्री में भी उसको पढ़ेंगे। गढ़वाल क्षेत्रों को विजित कर लिया था। संभवतः इसी समय खरपर देव कार्तिकेयपुर पर कब्जा कर नए वंश की स्थापना की थी। तो हम कह सकते हैं कि खरपर देव नामक व्यक्ति ने कार्तिकेयपुर राज्य में ही एक नए वंश की स्थापना करी थी। राजा खरपर देव कन्नौज के शासक यशोवर्मन का क्या था? समकालीन था। कन्नौज जान रहे हैं ना? कन्नौज को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष हम सभी जानते हैं। इसके पश्चात उसके पुत्र कल्याण राज का नाम मिलता है, जो शासक बनता है। किसके बाद? यशोवर्मन के बाद, खरपर देव के बाद। और उसकी पत्नी का नाम क्या मिलता है? लद्धा देवी। खरपर देव वंश का अंतिम शासक उसका पोता त्रिभुवन राज था। देखिए, जरूर इन सबके राजाओं के बीच में काफी गैप भी है। इसने भी किसकी उपाधि ली थी? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की। तो ये सब बड़े शक्तिशाली शासक रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं उन दिनों भारत में और क्या क्या चीजें हो रही थी। नालंदा अभिलेख में हमें बंगाल के शासक धर्मपाल की जानकारी मिलती है। धर्मपाल ने भी गढ़वाल वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था। संभवतः इसी आक्रमण के बाद कार्तिकपुर राजवंश में खरपर देव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब पाल शासक धर्मपाल ने यहाँ पर आक्रमण किया होगा तो इनकी शक्ति कमजोर हो गई होगी और खरपर देव ने निम्बर वंश की स्थापना हुई। ठीक है, कहाँ पर? कार्तिकेयपुर राज्य में एक नया वंश आता है, निम्बर देव। निम्बर वंश ने पालों से संधि कर ली थी और ये शैव मत को मानते थे। और जागेश्वर का जो मंदिर है अल्मोड़ा जिले में, वो जितने भी सारे मंदिर हैं उन सब का निर्माण माना जाता है कि इन्होंने ही करवाया था। निम्बर के बाद उसका पुत्र ईष्टगण देव शासक बनता है। कार्तिकेयपुर राजवंश का यह पहला ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में
बांधने का प्रयास किया। तो अब याद रखेंगे ईशगण देव का नाम, इसने राजनीतिक रूप से पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यह भी अपने पिता की भांति शैव था और इसने कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है। नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज के मंदिर जो निर्मित किए गए हैं वो ईष्टगण देव के द्वारा ही किए गए हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्तिकेयपुर की। ठीक, ईष्टगण देव के बाद शासक बनते हैं ललित सूरदेव। कौन बनते हैं, ललित सूरदेव। ललित सूरदेव शासक बनते हैं। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वाराह अवतार के समान बताया गया है। क्या बात है, ईष्टगण को किस प्रकार से सुशोभित किया गया है, देखिए, है ना, काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वाराह अवतार के समान बताया गया है। बहुत बढ़िया। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूरदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख मिलता है। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया तथा बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया था। यानी कि जरूर इस समय तक जब पाल वंशों ने यहाँ पर आक्रमण किया होगा तो बौद्ध धर्म भी अपने पांव यहाँ पर पसार रहा था। बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रलेखों से हमको पता चलता है कि सलोड़ादित्य के कोई पुत्र हैं इच्छर देव ने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ सलोड़ादित्य डायनेस्टी। ठीक है, नाम है इच्छर देव। इच्छर देव ने देखिए भुवन विख्यात दुर्मदराती, सीम नवीनी, वैद्य दीक्षांत, दक्ष कुरु की उपाधि ली थी। देख रहे हैं कितनी भारी भरकम उपाधि है। मतलब इसका देख लीजिए, विश्व विख्यात दुर्दांत शत्रुओं की पत्नियों को वैधत्य की दीक्षा देने में सफल गुरु। कितनी बड़ी उपाधि ली है इसने इच्छर देव ने। बहुत विद्वान रहा होगा तभी इसको बहुत विद्वान माना गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए कुछ राजों के नाम मिलते हैं। देसत देव, पद्मदेव, सुभिक्षराज देव, ये सब शासक होते हैं किसके बाद, इच्छर देव के बाद। आगे चलकर कत्यूर घाटी में अशांति देव के द्वारा अशांति देव वंश की स्थापना करी गई। आसंती देव वंश की स्थापना करी गई। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, ब्रह्मदेव था, जिसको वीरमदेव कहा जाता था क्योंकि उसने बहुत सारे कर लगा रखे थे। जागरों में इसको क्या कहा गया है, वीरमदेव कहा गया है, अर्थात अत्याचारी शासक है। कौन, ब्रह्मदेव। किस वंश का है, आसंती देव का है। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में ही उत्तराखंड में, हाँ ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन्हीं के समय में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन होता है उत्तराखंड में और उन्होंने इस क्षेत्र में क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हम देख सकते हैं कि इसी क्रम में बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार कराया गया और ज्योतिर्मठ की स्थापना की गई। सन 820 ईस्वी में केदारनाथ में ही शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग किया था, ऐसा बताया जाता है। तुम देख सकते हैं कि ये कई सारी फैक्ट्स हैं, बड़े ही उलझे हुए फैक्ट हैं, एक बार में पढ़ के नहीं समझ में आते, इसलिए रिवीजन करना बड़ा जरूरी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कत्यूरी राजवंश की। जनश्रुति के अनुसार कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव था। कत्यूरी वहीं के लोग की बात हो रही है, अलग से बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसका संस्थापक कौन है, वासुदेव था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है, किंतु उसका नाम भी अभिलेख तथा वंशावली में नहीं दिया गया है। अब देखिए जानकारी कहां से मिलती है। काबुल के कटोरगाम वंश का अंतिम नरेश भी वासुदेव ही था और एटकिंसन जो महोदय हैं दोनों को एक मानने के पक्ष में हैं, किंतु बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख से विदित होता है कि प्रथम कत्यूरी नरेश का नाम बसंत देव था, ना कि वासुदेव। कत्यूरी नरेश ललित सूरदेव की राज्य अवधि को ध्यान में रखते हुए यही अनुमान लगाया जा सकता है कि बसंत देव का शासनकाल 633 से 645 ईस्वी तक रहा होगा। कार्तिकेयपुर नरेशों के अब तक 8 अभिलेख प्राप्त होते हैं। सभी अभिलेखों की लिपि, हाँ ये देखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए ये जो अभिलेख मिले हैं ये किस लिपि में है, कुटिला, नाम याद रखेंगे, कुटिला लिपि है, जो 9वीं और 10वीं सदी के मगध के पाल वंश की अभिलेखों में तथा कुछ तिब्बतों से प्राप्त ताम्रपत्रों से मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुटिला। कुटिला इज द नेम ऑफ अ स्क्रिप्ट, याद रखेंगे ना। कुटिला किसका नाम है,
एक स्क्रिप्ट का नाम है। ठीक, कत्यूरी अभिलेखों से विदित होता है कि एक ही राजवंश के 3 परिवारों ने कार्तिकेयपुर या उसके आसपास अपनी राजधानी स्थापित कर एक दूसरे के पश्चात शासन किया, और इन राज परिवारों के संस्थापक बसंत देव, निम्बर, जो कि हम पढ़ चुके हैं, सरोलादित्य थे। तो ये सारी बातें कुछ रिपीटेड उसमें लिखी गई हैं। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लगता है। ललित सूर्यदेव के राज्यकाल के 21वें तथा 22 वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, जिनमें यह प्रमाणित होता है कि ललित सूर्यदेव के राज्य का आरंभ 832 तथा मृत्यु 854 में हुई थी। इन ताम्रपत्रों से यह भी सिद्ध होता है कि ललित सूर्यदेव कत्यूरी वंश का सर्वाधिक प्रतापी और शौर्यवान नरेश था। कत्यूरियों की राजधानी वर्तमान जोशीमठ में थी, और प्राचीन जनुश्रुति के अनुसार जोशीमठ को राजधानी बनाकर शासन करने वाले कत्यूरी नरेशों का राज्य पश्चिम में सतलज नदी के तट तक फैला हुआ था। तो ये सारी बातें हमने इसमें एक समाचार जैसी पढ़ दी, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें जानने जैसी हैं कि जो ललित सूर्यदेव के राज्यकाल का जो ताम्रपत्र मिला है वो क्या जानकारी देता है कि ललित सूर्यदेव ने कब से कब तक शासन किया था। तो ये तो पढ़ा हमने कार्तिकेयपुर और कत्यूरी शासकों के बारे में, और इनकी राजधानी शुरुआत में क्या थी, जोशीमठ थी, और जो बाद में फैलकर कहाँ तक आ गई थी, बाद में कहाँ स्थापित कर दिया गया था इसको, ये कर दिया गया था बैजनाथ, जिसको हम बागेश्वर या कत्यूरी घाटी को हम कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इतिहास में। जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ राजनीतिक इतिहास ही इतिहास नहीं होता, उनका प्रशासन किस तरीके का था, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था, रेवेन्यू सिस्टम क्या था, टैक्सेशन क्या था, धार्मिक स्थिति क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो ये पता लगाते हैं कि कत्यूरी के जो ऑफिसर्स थे वो कौन कौन थे, और हमको ये पता चलता है कि इनका जो प्रशासन था वो मौर्यों के तर्ज पर था। जैसे कि मौर्यों का क्या था, शासन था ना, उसी प्रकार से इनका भी शासन था। उसी प्रकार से क्या करते थे ये लोग, अपना एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने स्थापित कर रखा था। तो देखिए एक एक करके नाम पढ़ पा रहे होंगे आप। सबसे पहले लिखा, देखिए प्रांतपाल। प्रांतपाल का मतलब ये होता है कि जो सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक कोई ऑफिसर नियुक्त किया जाता है उसको प्रांतपाल कहते थे। ये बात हमको मौर्यास के बारे में भी पता चलती है। घट्टपाल कौन होता था, विभिन्न गिरिद्वारों के रक्षक होते थे। वर्मपाल कौन होता था, सीमावर्ती मार्गों से आने व जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कड़ी निगरानी रखता था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है हाँ कि वर्मपाल कौन था। नरपति, नर से मेरा मतलब यहाँ पर किसी मनुष्य से नहीं है। नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा कर की वसूली तथा संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की छानबीन करने का काम किसको दिया गया था, नरपति को। तो इस तरीके से अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो कम से कम इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। नरपति नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा, कर की वसूली तथा संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की छानबीन करता था, तो इसलिए से इंपॉर्टेंट है। ऐसी प्रांतपाल कौन था, सीमाओं का जागरूक प्रहरी, सीमाओं की सुरक्षा का भार लिए होता था। इस प्रकार से हमको इनकी जानकारी मिलती है ऑफिसर्स के रूप में। आइए पता लगाते हैं कि इनकी सेना का क्या हाल था। ठीक है, तो देखिए सेना में इनके हम देखते हैं कि 4 भाग थे। एक तो हो गए पैदल सैनिक हो गए, कौन हो गए, जिसको क्या कहा गया है, पदातिक कहा गया है। क्या कहा गया है, पदातिक कहा गया है। किसको, इन्फेंट्री के मुखिया को। अश्वारोही कौन होगा, कैवेलरी यानी कि घुड़सवार का मुखिया। गजारोही हो गया, और उष्टरोही ऊंट हो गया। ये पदातिक क्या हो गई, पैदल सेना। गौलमिक, और इनके जो मुखिया क्या थे, क्या कहते थे, गौलमिक कहलाते थे। अश्वारोही सेना का सर्वोच्च नायक कौन होता था, अश्व बलाधिकृत होता था। गजारोही का कौन होता था, हस्ती, पर्यायवाची शब्द है किसका, हाथी का, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता था। उष्टरोही किसके लिए होता था, उष्ट बलाधिकृत। बलाधिकृत नाम आपको याद आ रहा होगा मौर्यन पीरियड का। तीनों आरोही सेना का, इन तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था वो ये होता था, हस्त्या सवोष्ट्र बलाधिकृत। बलाधिकृत शब्द एक कॉमन है जो हमने मौर्यन पीरियड में भी पढ़ा है।
ठीक है। सैन्य संचालन किसके द्वारा होता था? नरेश यानी कि राजा के द्वारा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेना का जो सर्वोच्च सेनापति है वो स्वयं कौन होता था? राजा होता था। आज कौन है? राष्ट्रपति है। आइए बात करते हैं पुलिस व्यवस्था की क्या जिक्र मिलता है हमको इसके समय का। तो प्रजा के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हेतु जाहिर सी बात है पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, और एक पुलिस विभाग भी था जिसकी जानकारी कहाँ से मिल रही है? कत्यूरियों के ताम्र लेखों से, यानी कि कॉपर प्लेट से मिल रही है। और ये रहे कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम, आप पढ़िए इसको, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। दांडिक व आंगडिक दंड और खंडधारी सिपाही थे जो राज्य तथा जनता की संपत्ति की सुरक्षा का ध्यान देते थे। दोषापराधिक अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था। दुस्साध्य साधनिक गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था और षड्यंत्रों का उन्मूलन करता था। दंडपाशिक, दंड नायक, महादंड नायक, ये पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी होते थे। दंडपाशिक, दंड नायक और महादंड नायक। ठीक है। कत्यूरी अभिलेखों में हमें विभिन्न करों के बारे में भी मिलती है जानकारी, यानी कि टैक्सेशन सिस्टम के बारे में भी हमको जानकारी मिल रही है। अब देखिए, कम से कम इतना तो याद ही रखना होगा हमें, भोगपति शॉलक्विक नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है जो क्या थे? रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, जिनका काम क्या था? योग और शुल्क आदि करों का वसूल करना था। कृषि तथा पशुओं से प्राप्त पदार्थों का निश्चित अंश कर के रूप में वसूला जाता था। हाट और चार प्रचार, ये अधिकारी हुआ करते थे, प्रजा से विष्टि यानी कि एक खास किस्म का टैक्स वसूलते थे। तो टैक्स जैसा तो कुछ नहीं होता था, लेकिन काम करवाते थे, बदले में कुछ नहीं देते थे। उसी को क्या कहा जाता है? बेगारी। अब तक कत्यूरी कालीन 5 ताम्रपत्र तथा एक शिला अभिलेख की खोज की जा चुकी है। ये अभिलेख देखिए कहाँ कहाँ से मिले हैं? पांडुकेश्वर, बागेश्वर, बालेश्वर से। बागेश्वर से प्राप्त अभिलेख शिलालेख है। यह अभिलेख कत्यूरी शासक भूदेव द्वारा उत्कीर्ण किया गया है, इंपॉर्टेंट है। पांडुकेश्वर में ललित सूर्यदेव, देशट पदम व सुभिक्ष राज के ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कत्यूरी कालीन स्मारक और कलाकृतियां बागेश्वर, जागेश्वर, पांडुकेश्वर, जोशीमठ, बैजनाथ, बद्रीनाथ, यानी कि जो भी इनकी एक्टिविटीज वाले इलाके रहे होंगे उन सभी जगह से मिली हैं। किसकी जानकारी? इनके समय के स्मारक और कलाकृतियां। कत्यूरी वंश की प्रारंभिक राजधानी कार्तिकपुर में थी, जो हम पढ़ चुके हैं। और बाद में कहाँ आई ये? बाद में कहाँ आ जाती है? बागेश्वर में। कालांतर में कत्यूरी शासकों ने कार्तिकेयपुर का त्याग कर दिया तथा अपनी नई राजधानी बैजनाथ बनाई थी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पहले भी देख चुके हैं। अब देखिए, कत्यूरी राजवंश जिसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी से शुरू होती है, और ये रहे कुछ राजाओं के नाम जिनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वासुदेव, बसंत देव, खरपर देव, है ना। चौथे नंबर पर अभिराज देव है, त्रिभुवनराज देव, और इनके कुछ क्या मिलते हैं? इनका टाइम पीरियड भी इसमें दिया गया है। देखिए, ललितासुर देव, भूदेव, सरोलादित्य, इच्छरदेव। ठीक है। सुभिक्षण राजदेव जो हैं, इन्होंने बैजनाथ के निकट कत्यूरी घाटी में सुभिक्षपुर नगर की स्थापना की थी। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि सुभिक्षपुर नगर की स्थापना किसने करी है? किसने करी है? ये करी है सुभिक्ष राजदेव ने करी है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब हमको बात कर लेनी चाहिए उस समय के राजस्व व्यवस्था की और भूमि प्रबंधन की। कृषि राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत था। जाहिर सी बात है कि सभी जितने भी राजवंश हुए हैं भारत के इतिहास में, उसमें एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। खनिज और वन राजस्व के अन्य स्रोत भी थे। अब हम बात कर लेते हैं उन अधिकारियों की जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो क्या वसूलेंगे? टैक्स वसूलेंगे। प्रभातर, क्षेत्रपाल और उपचारिक प्रमुख भू राजस्व अधिकारी थे। लैंड रेवेन्यू ऑफिसर की अगर हम बात करें कत्यूरियों के समय की, तो 3 अधिकारियों का नाम हमको मिलता है, प्रभातर, क्षेत्रपाल और उपचारिक। पांडुकेश्वर शिलालेख के अनुसार मन, नालिका वैप, खारी वैप, द्रोण वैप और हस्तक राजस्व निर्धारण के लिए भूमि माप की इकाइयां थी। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई।
कम से कम, ठीक है। खनिज हो गया, वन राज्य हो गया, ये किसकी संपत्ति हुआ करती है, आज भी किसकी होती है, सरकार की होती है। तो उस समय किसकी रही होगी, शासकों की रही होगी। कत्यूरी शासकों ने कराधान की एक विस्तृत प्रणाली स्थापित की थी। भोगपति और शौल्किक मुख्य कर अधिकारी थे, इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। मंदिरों के रखरखाव के लिए दी जाने वाली भूमि टैक्स फ्री होती थी। ये बात हम गुप्ता पीरियड और बाकी चीजों में पढ़ते हैं। द्रोणप, कल्याणप, खरी नाप, राजस्व माप, द्रोण माप है और ये भी है खरी माप, राजस्व मापने की इकाइयां थी। इस अवधि के लिए मुद्रा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यह निष्कर्ष निकलता है इन सब चीजों से कि लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली में होती थी। देखिए, जजमानी प्रणाली नामक प्रणाली का अभ्यास किया जाता था। अब देखते हैं कुछ और राजाओं के भी नाम जिनको पूर्ववर्ती पौरव कहा गया है। वर्मन शासकों की तुलना में कत्यूरी की भूमि प्रबंधन प्रणाली अधिक व्यापक और उन्नत थी। भूमि का वर्गीकरण इसके स्थान, उपयोग और उत्पादकता के आधार पर किया जाता था। जैसे कि पल्लिका ग्राम भूमि होती थी, इसको याद रखेंगे आप लोग प्लीज। थोड़ा सा बोर सा लेक्चर हो रहा है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। पल्लिका के लिए ग्राम भूमि, वृत्ति व्यक्तिगत उपयोग आजीविका के लिए भूमि, कर्मांत खदान, चरण जहां घर बनाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। दरबार की कृषि भूमि के प्रबंध के लिए क्षेत्रपाल नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं समाज के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, समाज भी है, प्रशासन भी है, समाज भी है, प्रशासन भी है, धार्मिक स्थिति भी है, सब कुछ है। अधिकांश लोग हिंदू धर्म के अनुयायी थे और दक्षिण में भाभा क्षेत्र के आसपास बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी अपनी जड़ें जमा रहा था। समाज के सभी वर्ग अपने धर्म और विचारों को मानने के लिए स्वतंत्र थे। कालांतर में कत्यूरियों की मुख्य शाखा कमजोर होकर विघटित हो गई। अस्कोट के रजवारों और डोटी के मल्लों, ये अस्कोट पता है कहाँ आपको, पिथौरागढ़ वाले इलाके में है ना, कहाँ पर है, अस्कोट और के रजवारों और डोटी के मल्लों जैसे कत्यूरियों के कई परिवारों ने विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया था। उत्तराखंड एक बार फिर कई छोटे छोटे सरदारों और छोटी छोटी इकाइयों में बट गया होगा। पश्चिम नेपाल के शासक, ये देखिए अशोक चल, इसके बारे में न मालूम कितनी बार क्वेश्चन आया है। 1191 पर यहाँ पर आक्रमण करता है और क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता है। बाद में नेपाली सेनापति क्रैकल देव हो गए, कुमाऊं को अपने अधिकार में ले लिया। कत्यूरियों के बाद क्षेत्र में दो अलग अलग राजवंश द्वारा स्थिरता लाई गई और इस पर इन्होंने लंबे समय तक शासन किया। और ये कौन है, पवार और कुमाऊं के चंद राजवंश। अब हम लोग पहुंच सके हैं कहां, उत्तराखंड के मेडिवल वाले पार्ट में। उत्तराखंड के कहां पर, मेडिवल वाले पार्ट में। तो उत्तराखंड का जो मेडिवल वाला पार्ट है, इसको आप समझ सकते हैं आसानी से। एक तरफ लिख लीजिए कुमाऊं और एक तरफ लिख लीजिए क्या, गढ़वाल। यहां से थोड़ी सी समझ आसान होगी हमारे लिए समझनी, ठीक है। और इस तरफ क्या लिख लेना है हमको, इंडिया, ठीक है। तो कुमाऊं में क्या हो जाएगा, चंद राजवंश। गढ़वाल में क्या हो जाएगा, पवार। और इंडिया में हमको देखना पड़ेगा कि बात किस समय की हो रही है, ठीक है। तो हम बात कर लेंगे इंडिया में प्री मेडिवल इंडिया की। ठीक, तो अगर मैं इसको 888 ईस्वी से आगे मानूं, जैसे कि मैंने पहले बताया भी था, कहां तक, 1949 तक। इसको मैं कहां तक मानूंगा, 1815 तक। तो हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कहां से मानेंगे, उत्तराखंड में 1815 के बाद। और 1815 तक क्या रहेगा उत्तराखंड में, मेडिवल पीरियड रहेगा। तो अब हम एक एक करके कुमाऊं और गढ़वाल को देख सकते हैं, दोनों आपस में समकालीन हैं। हमको ये भी पता लगाना होगा कि परमार शासक का समकालीन मुगल शासक कौन है, दिल्ली का सुल्तान कौन है। इस तरीके से हम थोड़ा सा आसान बनाकर चीज़ों को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चंद राजवंश और परमार राजवंश को एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा,
थोड़ा बोरिंग सा है, लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा हमको। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चंद राजवंश से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे आपको हम, और फिर कैसे कैसे क्वेश्चंस चंद राजवंश से आते हैं इस पर भी थोड़ी चर्चा कर ली जाएगी। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ते रहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम ज़्यादा देर नहीं रह गया है। थैंक यू।